अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन उर्दू विला। चलिए आइए अब नावल का पार्ट नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। उस दिन रूही लॉन्च में आई तो हर सू इश्तिया अंगेज नाश्ते की खुशबू फैली हुई थी। नाइट ड्रेस पहने, डीली चोटी बांधे वो जमाई रोकते हुए किचन में आई। मम्मा और मुलाजमात तेज तेज नाश्ते की बकाया तैयारियां मुकम्मल करने में मसरूफ थी। क्या बात है मम्मा, आज इतनी सारी चीजें, कोई स्पेशल दिन है क्या? रूही काउंटर पर सज्जे हर डिश को चेक करने लगी। अजहाद के खास मेहमान आने वाले हैं, तुम भी जल्दी जाकर चेंज करो। अपने कमरे में आकर वो सोच में पड़ गई। ऐसा कौन आ रहा है जिसके लिए इतनी तैयारी हो रही है? सोचते हुए वो वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। है, होगा कोई नया मिनिस्टर। रूही ने आज खुद इस दावत को सियासी दावत आहज का लिया। तैयार होकर वो लॉन्च में आई तो बाबा साईं घर पर ही थे। मम्मा की तैयारी अब तक जारी थी। मौसम बाहर के नए खिले फूलों को देखकर रूही के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई, जो सफेद गुलाब के पौधे पर आकर वापस सिमट गई। एबी की एक और निशानी। वो सफेद गुलाब रूही के ताजा सपाट हो गए। मालिक काका, ये पौधा निकाल कर फेंक दे। रूही ने हाथ के इशारे से देर उम्र मालिक काका को सफेद गुलाब के घने और खुले खुले फूल पौधे की जानब इशारा किया। पर शहजादी साईं, ये फूल तो आपके मन पसंद है ना? आपने अपने हाथों से तो ये सफेद गुलाब का पौधा लगवाया था। मालिक काका, उसके तरोताजा घने गुलाबों से ढके पौधे को उजाड़ने का दिल नहीं किया, पर अब नहीं पसंद, अब से हटा दें। मुझे लान में कोई सफेद गुलाब नजर नहीं आना चाहिए। जी ठीक है शहजादी साईं, मैं हटा दूंगा। मालिक काका की आवाज में अफसुदगी दर आई थी। उन्हें अफसोस होने लगा, लेकिन वो रूही के हुक्म का ताबा हो गया। अभी निकालें उसे मेरे सामने, रूही ने संजीदगी से कहा। वो अपनी आंखों के सामने एबी की आखिरी याद को खत्म करना चाहती थी। मालिक काका घबरा गया और तेजी से हाथ में औजार लेकर सफेद गुलाब के पौधे की जानब आया। मालिक काका ने पौधे की जड़ में औजार खुंबा ही था कि गेट के बाहर गाड़ी के टायर की आवाज गूंजी। गेट पर तैनात कार में खलबली मच गई। उन्होंने बड़े गेट को दाएं और बाएं जानब धकेल कर पूरा खोल दिया। कार पार करके वो लंबा चौड़ा मजबूत सरापा कार से बाहर आ गया। रूही की जानब उसकी पूछ थी, लेकिन वो कद कामत देखकर रूही ठटक जरूर गई थी। गिलास उतारकर जेब में रखते हुए बड़ी खुद एतमादी से लॉन्च की सीढ़ियां चढ़कर अंदर दाखिल हुआ। रूही तेजी से उसके पीछे भागी। साइंस सरकार ने उसे आते देखा तो बाहें फैलाए उसका इस्तकबाल किया। वो तेजी से उनके हसार में जा लगा। बाबा साईं ने गर्मजोशी से उसे गले लगाया, पूरे जज्ब से उसकी पीठ थपथपाई। रूही का दिल जोर से धड़कने लगा। हर कदम के साथ उसका सांस तेज हो गया था। हर वक्त जिसका हयोला बुलाने की कोशिश में मसरूफ रहती थी, वो यूं उसके सामने आएगा, उसे गुमान बिना था। इस रबे की पीठ को देखती रूही घूमकर बाबा साईं के साइड आई और चेहरा वाजिया हो गया। उसे देखकर रूही का सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। वो पलक तक न झुका सकी। सांस रोक के यकटा उसको देखने लगी। बालू और शिव का स्टाइल बदल लेने से या पोशाक तब्दील कर लेने से इंसान तब्दील तो नहीं होता था ना। इस चेहरे को, इन आंखों को, इस वजूद को वह हजारों की भीड़ में भी पहचान सकती थी। बाबा साईं ने रूही को अपनी जगह साकत खड़े देखा तो सामने खड़े वजूद की साइड होकर उसके कंधे के गिर्द बाजू माल किए हुए गोया हुए। रूही, इनसे मिलो, मेजर जसदान। बाबा साईं की खुशी उनकी आवाज से साफ साफ जाहिर थी। रूही ने मेजर जसदान सुनकर बेयकीनी शख्स को देखा जिसे वो कल तक एबी के नाम से जानती थी। वो गैंगस्टर आज यूएस से लौटे एक माह बाद उसे मेजर के रूम में मिल रहा था। तो क्या वो रूही के पीछे आया था या बाबा साईं को मारने के लिए मेजर का नाटक कर रहा था? वो समझ ना सकी। रूही बुरी तरह उलझ गई थी। हेलो शहजादी साईं, उसने कदर जिताते हुए मैंने हिस्स मुस्कुराते हुए रूही को देखा। रूही शशोबान में मुतला उसके असच नात का अंदाजा लगाने की कोशिश करते हुए घूरी थी। जब मेरा लांच में आए जसदान, मेरा ने लांच में आते हुए दिल से उसको पकड़ा। बेगम सरकार। जसदान चहकते हुए उनके पास गया और मम्मा उसके कंधे से जा लगी। ये देखकर रूही का पर एक और इंकशाफ हुआ। उसकी मम्मा तो हमेशा से शर्मीली और हयादार हतून थी। वो कभी बाबा साईं और अहमद के अलावा किसी मर्द से ऐसी नहीं मिली थी। फिर ये कौन था जिसे उसकी मम्मा इतनी क्लोज थी? कैसे है मेजर साहब? अहमद ने झिझकते हुए पूछा। वो भले ही जसदान से क्लोज था, लेकिन उसका रोब हमेशा अहमद पर ताई रहता। एकदम फिर जसदान ने अहमद के गले लाकर उसका निशाना थपथपाया। तो वो शख्स जिसे रूही एबी के नाम से जानती थी, उसकी फैमिली उसे मेजर जसदान की हसीसी से वाकफ थी। रूही ने बाबा साईं को मुखातब करना चाहा, पर इसी ना उन्हें कॉल आने लगी और वो वसूल करने के लिए असली रूम में चले गए। जसदान, तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं नाश्ता लगवाती हूँ। आज साहब तुम्हारे पसंद का बनाया है। बेगम सरकार ने आंखें बड़ी करके कहा। ओह, फिर तो बहुत मजा आने वाला है। अहमद ने पेट पर हाथ रखकर किचन का रुख किया। जसदान ने इस्बाब में हिलाकर बेगम सरकार का हुक्म माना और गेस्ट रूम की जानब बढ़ने लगा। रूही अब तक इस जगह खड़ी सिचुएशन को समझने की कोशिश में लगी हुई थी। जसदान उसकी साइड से गुजरते हुए रुक गया। बेगम सरकार, मैं शहजादी साईं का कमरा यूज कर लूं? जसदान ने रूह मोड़कर रूही को देखा। वे दूसरे के मुखालिफ सिफत में खड़े थे। रूही ने खाचे में नजर उसको घूरा। क्यों नहीं, तुम्हारा अपना घर है, जो तुम कमरा यूज करना चाहो कर लो। मम्मा ने डाइनिंग टेबल पर लोसमात की ढेर लगाते हुए सदा लगाई। जसदान ने तिरछा मुस्कुराकर रूही को देखा और सीढ़ियों की जानब लपका। रूही ने उसको रोकना चाहा, पर उसके कुछ कहने से पहले जसदान एक साथ 3 सीढ़ियां फैलाकर रूही के कमरे में जा चुका था। मम्मा, आपने उसे मेरे कमरे में क्यों जाने दिया? रूही ने डाइनिंग टेबल के पास आकर मम्मा से शिकायत की। रूही, बुरी बात, वो मेहमान है हमारा, ऐसा नहीं कहते। मीराम ने रूही को डपटा।
रूही मुंह बनाए पैर पटाती लॉन्च में से गुजरकर सीढ़ियां चढ़कर ऊपर कमरे में दाखिल हुई तो जसदान उसी वक्त वॉशरूम से निकलकर रूही के लिए तौलिए से चेहरा खुश करता हुआ नजर आया। हाथ मत लगाओ मेरी चीजों को। रूही दांत पर दांत जमाए हुए घुराई और जसदान के हाथों से अपना तौलिया खींच लिया। क्यों? तुम्हें तो मेरे घर रह रही हो, मेरी हर चीज इस्तेमाल करती रही हो। जसदान ने आईब्रो उठा उसको देखा और कदम कदम आगे आकर रूही के बिल्कुल करीब हो गया। मैं अपनी मर्जी से नहीं आई थी वहां, तुमने जबरदस्ती कैद करके रखा था। रूही का दिल उसकी नजदीकी पर धड़का था। और ये मेरे वाला कौन सा ड्रामा है एबी? तुम मेरी फैमिली की आंखों में धूल झोंक सकते हो, मेरी आंखों में नहीं। मैं तुम्हें अच्छे से जान गई हूँ। रूही ने अपना गुस्सा जारी रखा। तुमने मुझे चैलेंज किया था ना कि अगर मैं तुम्हारे मुल्क तुम्हारे इलाके में आया तो तुम अपने हाथों से मेरी जान लोगी। जिसदान ने उसे उसका जुमला याद करवाया। तो लो, मैं तुम्हारे मुल्क तुम्हारे इलाके हत्ता के तुम्हारे पैलेस और तुम्हारे बेडरूम तक आ गया हूँ। उसके गिर्द घूमकर वो दोबारा रूही के रूबरू आया था और दोनों हाथ हवा में बुलंद किए। अब कर लो जो करना है, मैं भी तो देखूं तुम क्या कर सकती हो। जसदान ने आंखें छोटी करके रूही को देखा और उसकी साइड से गुजर कर कमरे से बाहर निकल गया। रूही तेज तेज सांस लेते खुद को कंपोज करने लगी। उस वक्त तो रूही ने ये सब कह दिया था, पर अब उसने कभी सोचा नहीं था कि एबी इस तरह उसके घर तक आ जाएगा। नाव चबाते हुए रूही आगे का लायला अमर सोचने लगी। जसदान का राजपूत पैलेस में दूसरा दिन था। संडे के शाम साइंस का ट्रैक ट्राउजर और टी शर्ट में व्हाइट कलर के जॉगिंग शूज पहने तैयार हुए। जसदान भी इसी अंदाज ट्रैक सूट जेबेदान किए हुए था। बेगम, हम जरा पार्क में वर्जिश करके आते हैं। उन्हें रूही के हमरा सोफे पर बैठी हुई बेगम सरकार को मुखातब किया। रूही एकदम सीधी हो गई। उसने परेशानी से पहले पुरजोश पापा साईं को देखा, फिर उनके पीछे खड़े जसदान को। पापा साईं, मैं भी साथ चलूंगी। रूही कलम में लिया स्कार्फ सर पर लेने लगी। रूही, हम बिजनेस वॉक पर जा रहे हैं, सियासी डिस्कशन होंगे, आप बोर हो जाओगी। नहीं, मैं साथ चलूंगी। रूही तैयार होकर बाबा साईं के साथ आ खड़ी हुई। जसदान को एक तरह साइंस सरकार ने जसदान की जानिब देखा। जसदान जानता था रूही ऐसा क्यों कर रही है। उसने रूही को मैस गुडी से नवाजते हुए सैनफी में हिलाने पर इत्तेफाक किया। ओके चलिए फिर। साइंस सरकार आगे बढ़ गए तो दोनों उनके पीछे हो लिए। अकब के यानी खामोश, मतलब वो कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। आई फील इट। हमें उसके अगले वार को रोकना होगा। जसदान साइंस सरकार जंगी ट्रे पर चलते हुए गोया हुए थे। उनके दाएं जानब जसदान हाथ बांधे हुए पीछे उनके साथ साथ चल रहा था और बाएं जानब रूही। साइंस सरकार जसदान से चीफ मिनिस्टर की बाबत अपनी राय बयान कर रहे थे और रूही जसदान की हरकतों सकनात मुशाहदा कर रही थी। वो जरा सा भी हिलता तो रूही की धड़कन बढ़ जाती। मेरी उस पर कड़ी नजर है साइंस सरकार। जसदान रूही की मौजूदगी में मोहतात हो गया था। वो सिर्फ साइंस सरकार की बातों का हाँ, जी, यस, नो जैसे लफ्जों में जवाब दे रहा था। साइंस सरकार को उसके अंदाज में तब्दीली महसूस हुई तो उन्होंने एक नजर जसदान को देखा और दूसरी नजर रूही को, फिर अपनी गुफ्तगू मुस्तदर करके वापसी का रास्ता लिया। तुम्हें लगता है ऐसे साई की तरह साइंस सरकार के साथ रहकर तुम मुझे रोक सकती हो? जसदान एक कदम पीछे हुआ, रूही के साइड आया और रूही रुक गई। नहीं, मैं तुम्हें नहीं रोक सकती, पर बाबा साईं को मोहतात तो कर सकती हूँ ना, रूही ने जिताते हुए कहा। बेस्ट ऑफ लक। उसके कान के पास सरगोशी में कहते हुए वो साइड से गुजरकर साइंस सरकार के साथ चलने लगा। रूही ने आज हर हाल में बाबा साईं को उसकी हकीकत बताने की ठान ली थी। इस शाम डिनर के बाद साइंस सरकार अपने स्टडी रूम में चले गए थे। अहमद और जसदान लॉन्च में सोफे पर बैठे हुए थे। जसदान अहमद को कॉलेज प्रेजेंटेशन बनाने में मदद कर रहा था। रूही दूसरे सिंगल सोफे पर बैठी जसदान पर नजर रखे हुए थी। मामा ने इन तीनों की कॉफी टेबल पर रखी और साइंस सरकार का मग देने स्टडी रूम का रुख किया कि जसदान ने उनको पुकारा। बेगम सरकार, मैं देकर आता हूँ। जसदान ने मग लिया और खुद स्टडी रूम की जानिब बढ़ गया। रूही की आंखें बड़ी होगी, वो फौरन से उसके पीछे लपकी। उसके दरवाजा खोलते ही साइंस सरकार जसदान के हाथ से मग लेते हुए नजर आए। बाबा साईं, नो। रूही ने आगे बढ़कर उनके हाथ में पकड़ा हुआ मग पड़े गिरा दिया। अजहात के आईब्रो फैल गए और जसदान के तन गए थे और रूही को घूरकर दरवाजा जोर से बंद करते हुए बाहर निकल गया। रूही, व्हाट्स दिस बिहेवियर? बाबा साईं ने ठोस तासरात बनाए। रूही को देखकर दोनों हाथ हवा में उठाए। बाबा साईं, वो एबी, मेरा मतलब जसदान कोई मेजर वेजर नहीं है। वो एक गैंगस्टर है, फ्रॉड है, आपको धोखा दे रहा है। वो आपको मारना चाहता है। रूही हिम्मत करके बाबा साईं को सच्चाई बताने लगी। व्हाट? किसने कहा आपसे? बाबा साईं को कान पर सुनने पर यकीन नहीं आया। मैं शुरू से बताती हूँ, वो मुझे न्यूयॉर्क में मिला था। रूही ने एक एक करके एबी का पीछे आना, गुलाब बेचना, उसे डराना धमकाना, अपने घर में रखना, रूही को उससे मोहब्बत हो जाना और फिर एबी की शर्त, सब साफ साफ बता दिया। साइंस सरकार यकटा उसको देखते हुए सीट पर बैठ गए। बाबा साईं, आप उस पर यकीन मत करिए, वो बिल्कुल ऐसा नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। बहुत शातिर है वो। रूही ने बाबा साईं को वार्न किया था। तो ये बात है, अभी खबर लेता हूँ उसकी। जसदान, जसदान, गजबनाक तासर बनाए हुए उन्होंने बुलंद आवाज में सदा लगाई। जसदान हाथ पीछे बांधे अंदर दाखिल हुआ। साइंस सरकार के चेहरे पर साथी देखकर उसने आंखों की पुतलियां घुमाकर रूही को देखा। वो मुस्तरब होने के बावजूद भी मुतमीन सी लग रही थी। तो तुम मुझे मानना चाहती हो? साइंस सरकार ने सदमैन से पूछा। जसदान कुछ कहने लगा था कि उसकी बात काटते हुए फिर से खनकारे। नहीं नहीं, मेरी कुर्सी पर नजर पड़ गई है तुम्हारी। कुर्सी का लालच तो भाई को भाई का दुश्मन बना लेता है, बाप बेटे को लड़वा देता है। साइंस सरकार ने तनते अंदाज में जताते हुए इजाफा किया।
जसदान स्पार्ता साथ बना हुए खड़ा रहा। वैसे मारना कैसे चाहते थे? अब की बार बाबा साईं की आवाज़ हल्की हुई और मिजाज खुशगवार। रूही शाकी अंदाज में उनकी पूछ को देखने लगी, काफी में जहर मिलाकर। जसदान ने नरम लहजे में जवाब दिया। उसका रवैया रूही को मजीद शौक कर गया। ओह, तो इसलिए रूही ने मेरी कॉफी करा दी थी। हा हा हा। समझने के अंदाज में आंखें बड़ी करके बाबा साईं कहकर लगाते हुए हंस पड़े। जसदान ने लब्बों को तय करके बीच लिया और निचला लब दांतों में दबाए अपनी हंसी रोकने लगा। बाबा साईं, रूही ने बेचकनी से बाबा साईं को मुखातब किया। उसकी आंखों में हैरत और चुका देकर बाबा साईं ने हंसी रोकी और पलट कर रूही के जन्म रूह करके जसदान के साइड खड़े हो गए। सॉरी, सो सॉरी बेटा, एक्चुअली मैंने उसका पूरा तारुफ नहीं बताया। बाबा साईं ने हुज्जलत होते हुए सर झटका। ये जसदान सफीर खान है। साइंस सरकार ने जसदान के कंधे पर हाथ रखा। रूही को एक और झटका लगा। मेरे दोस्त सफीर खान का बेटा, मेरा छोटा हान। जसदान का पूरा तारुफ करवाते हुए जसदान के चेहरे पर अलग की चमक थी जिसे पहले रूही ने कभी नहीं देखी थी। वो बिना पलके झुकाए कभी बाबा साईं को देखती तो कभी उनके साथ खड़े फरिया मुस्कुराहट होंठ पर सजाए लंबे चौड़े मजबूत और वजिया शख्सियत को। आपके बचपन का शोहर। बाबा साईं के जुबानी ये कलमात सुनते ही रूही की धड़कन तेज हो गई थी। क्या कोई और इंकशाफ बाकी था जो इस शख्स के मतलब रूही पर होना था? अपनी जगह साकत खड़ी रूही ने बेचकनी से सोचा। इतने अरसे वो कभी जिससे नफरत करती तो कभी मोहब्बत, कभी इसके साथ की दुआ मांगती तो कभी कोसती, कभी पास चलना चाहती तो कभी डर कर दूर भाग जाती। वो इंसान कोई और नहीं, उसका अपना मनकूर था। छोटे हान, ये सब तुम्हारे कहने पर शुरू हुआ था। अब इस मिसअंडरस्टैंडिंग को तुम ही हल करो। मैं मजीद अपनी बेटी की आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता। जल्दी से उसे मना लो। साइंस सरकार जसदान के जाने मुड़े और उंगली उठाकर उसका तनबिया की। जी साइंस सरकार। जसदान ने पलके झुकाते हुए सर को हम देकर उन्हें तसल्ली दी तो वो उनका चना थपथपका कर कमरे से बाहर निकल गए। रूही से अपनी जगह से हिला तक नहीं गया। वो इस बावकार मर्द को देख रही थी जिसके साथ पिछले 20 सालों से वो निकाह के बंधन में बंधी हुई थी। साइंस सरकार के जाते ही जसदान दरवाजा लॉक करके मुड़ा और शरीर नजरों से देखते हुए रूही की सिमत कदम उठाया। तो इब्तिदा से आगाज करते हैं। वो खुश मिजाजी से खनकारा। मेरा नाम मेजर जसदान सफीर खान, स्पेशल अंडर कवर इंटेलिजेंस ऑफिसर। वालिद का नाम सफीर खान, वालदा नोवेरा सफीर। वो कदम कदम चलते रूही के रूबरू आया। रूही सांस रोक उसको सुनती गई। बहन का नाम परिहान सफीर। बहन का नाम लेते हुए उसके लहजे की मिठास रूही ने भी महसूस की। उम्र 23 साल, डबल गोल्ड मेडलिस्ट एट लाहौर इंटेलिजेंस अकेडमी, हाई ट्रेन एट मिलिट्री सर्विस मलेशिया, 3 स्टार रैंक मेजर। अपनी पेशेवराना तफसीला बताकर शैतान एक पल को रुका और रूही की आंखों में देखा। इसमें नमी तैरने लगी। मेरी और आपकी दास्तान आपकी दूसरी बर्थडे पर शुरू हुई शहजादी साईं। जामी मुस्कुराते हुए जसदान रूही को माजी के लम्हों में ले गया। 2 साल रूही पिंक कलर का फैरी गाउन पहने कंध तक आते छोटे बल पर शादी का ताज सजाए फूल की टोकरी में खड़ी थी। उसके दाएं जन्म आजाद था और बाएं जन्म मेहराब। रूही को केक काटने की जल्दी थी। वो बार बार केक को हाथ लगाने जोर लगाती पर आजाद उसे पीछे का लेता। सफीर खान 9 साल जसदान और 3 साल परिहान का हाथ थामे लान में दाखिल हुआ। मम्मी जान। परिहान अपना हाथ छुड़ाकर मेहराब की जानब भागी। परिहान 1 साल की होने तक मेहराब के पास रही थी, पर जब वो रूही के साथ प्रेग्नेंट हुई तो सफीर ने परिहान को संभालने की जिम्मेदारी खुद ली। वो परिहान को अपने घर ले गया। दोनों बच्चों की देखभाल के लिए उसने एक केयर टेकर रख ली थी जो बच्चों को संभाला करती। पर परिहान अपनी मम्मी जान से बहुत अटैच थी। वो हर वीकेंड पर मेहराब के पास रुकने आ जाया करती। मेहराब को भी परिहान इतनी ही अजीज थी जितनी रूही। मेरी परिहान। मेहराब ने झुककर परिहान को गोद में उठा लिया। बाबा का हाथ थामे 9 साल जसदान ने रूही को देखा तो देखता ही रह गया। फैरी गाउन पहने, काले गन्ने बालों में ताज रखे रूही उसे आसमान से उतरती पड़ी लग रही थी। वो जल्दबाजी करने के बजाय तहजीब से सफी के हमरा साहब से मिलते हुए आहट में आजाद और मेहराब से मिला। होशियार उस लिखा पसंद तो जसदान पहले भी था, लेकिन नोवेरा की वफात के बाद वो संजीदा भी हो गया था। हैप्पी बर्थडे प्रिंसेस। जसदान की बारबी डॉल बतौर तोहफा नन्ही रूही को पेश किया जो उसने झपट ले लिया। और ये मेरी तरफ से। परिहान ने तेजी से सफी के हाथ से दूसरा गिफ्ट बॉक्स लेकर मेहराब को पकड़ाया। थैंक यू स्वीटी। मेहराब ने गिफ्ट बॉक्स लेते हुए परिहान के गाल पर बोसा दिया। सब मेहमानों की तशवीर आवड़ी से मुतमिन होकर बर्थडे का बाकायदा आगाज हुआ। सबसे पहले आजाद और मेहराब ने रूही का नन्हा हाथ थामे केक कट किया। डिनर के बाद बच्चों में केक तकसीम करके जादूगर ने खेल दिखाकर बच्चों को इंटरटेन किया। सब बच्चे किताब में बैठे जादूगर के शो और जोकर के डांस से लुत्फानंदोज होने लगे। परिहान और जसदान भी किताब में बैठे हुए थे। परिहान बड़े शौक से जादू देख रही थी। वहीं दूसरी जानब जसदान की नजर बाबा रूही पर जा ठहरती जो साहिल और नाबिया के 5 साल बेटे शीश हाशमी के साथ खेल रही थी। जेलस होने की उम्र कोई नहीं होती। अपनी पसंदीदा चीज हो या नापसंदीदा शहद, उसे किसी और के पास देकर जलन की कैफियत बच्चों में भी पाई जाती है। मुकाबले का जज्बा वही से पैदा होता है। रूही को शीश के साथ खेलते हुए देखकर दिल में जसदान को जालसी होने लगी। वो शोर से उठकर रूही और शीश के पास आया, पर उस वक्त रूही को जसदान से ज्यादा शीश के साथ खेलने में दिलचस्पी थी। जसदान का मूड बिगड़ने लगा। उसने खेल में शीश को गिरा दिया। वो रोने लगा तो नाबे उसको उठाए साहिल के पास चली आई जो आजाद आप भी वो सफीर के साथ खड़े खुशगपियों में मसरूफ थे। साहिल दोस्तों से मदद करके आजाद से रुखसत लेते हुए रोते हुए शीश को चुप करवाते हुए घर के लिए रवाना हो गया।
की शरीर आंखें चमक उठी। उसने यूं ही अपने और रूही के बीच में आने वाले हर रुकावट को दूर करने का फैसला किया और जजदान की इस हरकत पर कुदरत खुलकर मुस्कुराई थी। फंक्शन के इख्तिताम पर जब मेहमान घरों को लौट के और सिर्फ फैमिली के अफराद ही बाकी थे तो सफीर एक जरूरी काम से आजाद को गोशी में ले गया। जेब से एक स्टाम्प पेपर निकालकर उसने आजाद को पेश किया, जिसमें अपने बाद सफीर ने आजाद और मिराब को अपने दोनों बच्चों का सरप्रस्त बनाया था। सफीर, क्या है ये सब? आजाद ने स्टाम्प पेपर पढ़कर गिला मेज नजरों से सफीर को देखा। नोवेरा के जाने के बाद जिंदगी पर से भरोसा वही उठ गया है। मेरे बच्चों का मेरे अलावा कोई नहीं है, एक आप पर ही यकीन कर सकता हूँ, इसलिए अपने दिली सुकून के लिए ये पेपर्स बनवाए हैं। सफीर हाथ रूह मोड़े जसदान और प्रिहान को देखते हुए गोया हुआ। आसान ने उसकी नजरों के सिमत में इन दोनों बच्चों को देखा जो रूही के साथ खेलकूद में मसरूफ थे। जसदान ने कहा रूही का हाथ थामे और दूसरे प्रिहान का हाथ पकड़कर फोम वाले सोफे पर कूद रहा था। उसके हर जंप पर रूही और प्रिहान खिलखिलाकर हंसती थी। इन सब के अलावा भी आपके बच्चे मेरे बच्चे हैं सफीर। आजाद उसे कॉल करना चाहा पर सफीर ने सर नफी में हिला दिया। प्लीज आजाद, मेरे लिए पेपर साइन कर दे, मैं पुरसुकून हो जाऊंगा, नहीं तो हर वक्त मुझे बेचैनी ही होती रहेगी। सभी ने बेबसी की इंतहा में जाहिर की। अजान ने उसकी बात सुनते हुए बार बार जसदान और रूही के जन्म देते हुए दिल ही दिल में एक फैसला किया। ठीक है, फिर एक साइन मुझे आपसे भी चाहिए। अजान ने स्टाम्प पेपर लेते हुए कहा। सभी ने आईब्रोज करते हुए उसको देखा। मैं छोटे हान और रूही का निकाह करवाना चाहता हूँ। आजाद की बात पर सफी की आईब्रो उठ गए। ये कैसे हो सकता है? मेरा मतलब जसदान आपके एक मामूली एम्प्लॉय का बेटा है, रूही राजपूतों की शादी। सफीर खान अपनी बात की वजाहत करते हुए मुनासिब अल्फाज ढूंढने लगा। क्यों नहीं हो सकता? मेरे लिए अब मेरी बेस्ट फ्रेंड है और जसदान मेरे बेस्ट फ्रेंड का बेटा। आप जानते हो सफीर, मैंने कभी स्टेटस डिफरेंस की बुनियाद पर रिश्ते और दोस्तियां कायम नहीं की। आजाद ने अपना नजरिया उसके सामने पेश किया। पर जसदान रूही से 7 साल बड़ा है। सफी को कई सारे अंदेशों ने घेर लिया था। सफीर, ये कोई इतना बड़ा डिफरेंस भी नहीं है। आजकल तो 10 साल के फर्क को भी नहीं देखा जाता। और फिर रिश्ते दिलों का जुड़ना चाहिए। जहाँ मोहब्बत हो वहाँ उम्र की तफरीक नहीं देखी जाती। आजाद ने हंसते हुए तसल्ली दी और बच्चों की जाना बढ़ गया। छोटे हान के आगे वो 2 जानू होकर बैठा। छोटे हान, मेरी रूही से निकाह करोगे? आजाद ने पलके झुकाते हुए पूछा। मेरा और सुल्तान साहब समेत सब हैरान हो गए थे। उससे क्या होगा? जसदान को निकाह का लफ्ज ही महसूस करने लगा। इससे यह होगा कि आजाद छोटे बच्चों को निकाह के मायने समझाते हुए अपने करीब किया। रूही हमेशा के लिए आपकी हो जाएगी, फिर उसे आपसे कोई भी अलग नहीं कर सकेगा। आजाद की बात सुनकर छोटे जसदान का मुंह खुल गया था। कोई भी नहीं? जसदान ने चमकती आंखों से मजीद बड़ी की। कोई भी नहीं, मैं भी नहीं। आजाद ने उसकी दिली कैफियत समझते हुए यकीन दहानी करवाई तो जसदान ने खुलकर मुस्कुराते हुए नन्ही परी को देखा, नन्ही रूही को देखा। यही तो वो चाहता था कि रूही उसके साथ खेले, उस पर तवज्जो दे, उसके पास शीश या कोई और ना हो, उस पर सिर्फ जसदान का हक हो और कुदरत ने इस पर मेहरबान होते हुए रूही को उसकी मनकूहा चुनकर हमेशा के लिए उसका बना दिया था। ठीक है, कबूल है। उसने चाहते हुए कबूल है कह दिया तो माहौल में सबका हंसना बुलंद हुआ। सफीर खान की हाजिर जवाबी पर था झटकता रह गया था। मीराब ने आजाद को अपने फैसले पर नजरसानी करने के लिए रोकना चाहा पर आजाद उसके जन्म मतवजो नहीं था। देख ले सफीर, आप तो उसने कबूल है भी कह दिया है। आजाद उठा और साथ खड़े छोटे हान को बालू पर हाथ फेरा। जसदान ने पुरउम्मीद निगाहों से बाबा को देखा और सर के हमसे उनको हमें बढ़ने के लिए इशारा किया। सफीर ने छोटे हान के इशारे को तो नहीं समझा पर आजाद से वफादारी निभाने हामी बढ़ ली। आजाद ने खुश होते हुए सफीर को गले लगाया और निकाह हवा को बुलाने अपने गार्ड को करीबी मस्जिद भेजा। अपनी फैमिली पर नजर दुराते हुए बिलाहर आजाद का मीराब पर ध्यान गया तो उसने कमरे में आने का इशारा किया। आजाद, आपको नहीं लगता कि हम जल्दबाजी कर रहे हैं? वो दोनों अपने बच्चे हैं। क्या पता बड़ा होकर जसदान कैसे इलाका मालिक बने या रूही इनकार कर दे। मीराब ने परेशानी से आजाद का हाथ थामे उसे मामले की नोयत समझानी चाहिए। तुम्हारी फिक्र अपनी जगह दुरुस्त है मेरा, पर मैं सफी को जानता हूँ और छोटे हान को भी। वो वफादारी जसदान को अपने बाबा से विरासत में मिली है और सफी हमें उसका सरप्रस्त बना दिया है। हम दोनों मिलकर रूही और जसदान दोनों को अच्छी तरबियत देंगे। आजाद ने मीराब को उम्मीद दिलाने की कोशिश की। मीराब का दिल तसल्ली तो ना हुआ पर आजाद के इत्मीनान पर भरोसा करते हुए उस फैसले पर राजी हो गई। जो निकाह हवा के आते ही रूही और जसदान का निकाह पढ़ाया गया। जसदान के वली के तौर पर सफीर ने साइन किया और रूही की जगह पर आजाद ने। चूंकि जसदान 9 साल का बाद शोर बचा था इसलिए निकाह ने उसकी जुबानी भी करा लिया। जसदान ने पहले के जैसे फिर से कबूल है कहकर रूही शहजादी को अपने नाम कर दिया। जसदान, एक फिंगरप्रिंट लगवाना है। नकाब पेपर पर फिंगरप्रिंट लगाने के लिए जसदान ने दोनों अंगूठे रंग दिए थे। जब सफीर ने टोका, कोई बात नहीं बाबा, मेरी डबल शादी हो जाएगी। जसदान ने कहते हुए दोनों अंगूठे नकाब पेपर पर लगा दिए। उसकी होशियारी पर माहौल खुशगवार हो गया और सफीर ने जल्दी अंदाज में मुस्कुराकर उसको घूरा। बादशाह होर का भी था तो वो बच्चा ही। उसे शादी और निकाह का असल मतलब पता नहीं था, बस आजाद की बातों ने उसके दिल में गड़ कर लिया था कि रूही हमेशा के लिए उसकी हो जाएगी और ये उसके लिए काफी था। मुबारकबाद पेश करके सफीर परिहान को गोद में उठाकर और जसदान का हाथ हमें रुखसत लेते हुए जाने लगा। बाबा शहजादी को लेकर नहीं जाएंगे? जसदान ने उदासी से मासूम आंखें बड़ी करके बाबा को देखा। छोटे हान, शहजादी रूही अभी बहुत छोटी है, वो मेरे पास आपकी अमानत रहेगी। जब आप दोनों बड़े हो जाओगे ना फिर साथ ले जाना। आजाद ने अपने खास अंदाज में उसे समझाकर सफी का काम आसान कर दिया। जसदान था असबाब में हिलाते हुए प्रिंसेस बनी रूही को हाथ हिलाकर बाय कहते हुए सफीर हान के साथ रवाना हो गया।
घर लौटे तक रिहान रास्ते में ही सो गई थी। उसे बेड पर लटाकर सफीर और जिसदान लॉन्च के सोफे पर बैठे। जिसदान, मेरी कुछ बातें हमेशा याद रखना, ओके? उसके नन्हे हाथों को अपने हाथ में थाम कर सफीर गोया हुआ। जिसदान पूरी तरह पापा के जन्म में तवज्जो था। रूही अब आपके निकाह में है, आप उसके लाइफ पार्टनर बन गए हो, आपने उसकी हमेशा हिफाजत करनी है, उसे हमेशा खुश रखना है। सफीर की हर नसीहत पर जिसदान साहब को जन्मिश देते हुए उसकी बातें ज़ेन नशीन करने लगा। एक और बात, अजहाद की हर बात मानी है, चाहे जान भी देनी पड़े, पर हमेशा उसका वफादार रहना है, ओके? सफीर ने वादा लेने के जैसे जिसदान के हाथ को मुट्ठी में बांध किया। वादा है बाबा। जिसदान ने वादा किया तो सफीर ने खुश होते हुए उसे सीने में भींच लिया।